हेलो फ्रेंड्स। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इस कोर्स में आज हम लोग देख रहे हैं लेक्चर नंबर 16, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स इन डीबीएमएस। तो सबसे पहले हम समझते हैं इंटीग्रिटी और कंस्ट्रेंट का क्या मतलब होता है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है संपूर्णता, शुद्धता, ईमानदारी, पवित्रता, कंप्लीटनेस। जब हम बात करते हैं एक डेटाबेस की, तो डेटाबेस क्या है? डेटाबेस हमारे सेकेंडरी स्टोरेज में वो जगह है जहाँ पे हम अपनी एप्लीकेशन का पूरा डेटा रखने वाले हैं। तो ये हमारी एप्लीकेशन का डेटा रखा हुआ है। और आईडीबीएमएस सॉफ्टवेयर में तो हम बोलते हैं कि टेबल्स के अंदर डेटा रखा हुआ है। तो ये टेबल्स का कलेक्शन ही हमारा क्या है? डेटाबेस। हम चाहते हैं डेटाबेस हमेशा कंप्लीटनेस रहे, उसके अंदर इंटीग्रिटी रहे। और इंटीग्रिटी का मतलब कंप्लीटनेस भी है, शुद्धता भी है। इसका मतलब इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। इसमें डेटा बिल्कुल सही फॉर्मेट में होना चाहिए। क्योंकि अगर एप्लीकेशन कोई भी आप बनाते हैं तो डेटा ही उसकी बैकबोन है। सोचिए, आप फेसबुक की बात करें तो फेसबुक में कौन सा डेटा है? इतने सारे यूज़र्स हैं, यूज़र्स के पोस्ट हैं, फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं। ये सारे के सारा डेटा अगर प्रॉपरली कहीं पर स्टोर नहीं होगा तो ये एप्लीकेशन चौपट हो जाएगी। यानी इस एप्लीकेशन के सक्सेस के पीछे ज़रूरी है कि इसका डेटा प्रॉपरली मेंटेन रहे, कंप्लीटनेस रहे उसके अंदर, और प्योरिटी रहे, उसमें कहीं पर भी कोई गड़बड़ ना हो। अब इसके लिए हम लगाते हैं कुछ कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है लिमिटेशंस, रुकावटें या चेक पॉइंट्स। यानी हमें क्या करना है? जब हम डेटाबेस बना रहे हैं, हम बना रहे हैं डेटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल्स, तो हम लोगों को कुछ चेक पॉइंट्स बनाने होंगे। यानी कि जब भी कोई नया डेटा इस डेटाबेस के अंदर आता है या इस डेटाबेस पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है, जैसे कि डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट करना, कई सारे ऑपरेशंस होते हैं। इंसर्ट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, जो भी काम मैं इस डेटाबेस पे करूँगा उससे डेटाबेस का स्टेटस चेंज होगा, डेटाबेस में कुछ बदलाव आ सकता है। तो ये जो डेटाबेस में कुछ भी बदलाव आएगा तो हो सकता है उसकी कंप्लीटनेस को खतरा हो, उसकी संपूर्णता, उसकी शुद्धता को खतरा हो सकता है उसमें कुछ डेटा गलत आ जाए, या जो नहीं रिमूव होना था वो डेटा रिमूव हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और उसमें कोई बुक का रिकॉर्ड हम डिलीट करते हैं तो डेटाबेस के अंदर से वो रिकॉर्ड डिलीट किया जा रहा है, परंतु वो बुक अभी किसी को इशूड थी, लाइब्रेरी में किसी को इशू थी, लाइब्रेरी के मेंबर को दी गई थी और उसने अभी लौटाई नहीं है, लेकिन हमने यहाँ रिकॉर्ड डिलीट कर दिया है। तो जब वो लौटाने आएगा तो हमारे डेटाबेस में तो एंट्री ही नहीं होगी उस बुक की, क्योंकि वो डिलीट हो चुकी है। तो कायदे से वो डेटा तब तक डिलीट नहीं होना चाहिए था जब तक कि वो बुक किसी को इशूड है। तो इसका मतलब डेटाबेस पे किसी भी प्रकार का ऑपरेशन अगर करते हैं तो लॉजिकली वो डेटा करप्ट नहीं होना चाहिए, वो डेटा एप्लीकेशन की पॉलिसीज के तहत ही होना चाहिए। तो डेटाबेस पे किसी भी प्रकार का जब आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो ये चांसेस बन जाते हैं कि इसकी इंटीग्रिटी खतरे में है, इसकी शुद्धता, इसकी संपूर्णता खतरे में। ऐसा ना हो, इसके लिए हमें कुछ चेक पॉइंट्स लगाने होंगे। हम ये समझकर कि कहाँ कहाँ क्या क्या ऑपरेशंस होने पर इंटीग्रिटी को खतरा है, वहाँ वहाँ कंस्ट्रेंट्स लगा देंगे, चेक पॉइंट्स लगा देंगे। हम जैसे ये कहना चाहते हैं कि इस डेटाबेस को कोई पर्टिकुलर यूज़र ही एक्सेस कर सके, तो हमने उसका कुछ लॉगिन क्रेडेंशियल बना दिया है, यूज़र नेम पासवर्ड बना दिया है। तो ये एक तरह का चेक पॉइंट हो गया। फिर हमने कहा कि
इस डेटाबेस में जब बुक की इंफॉर्मेशन रखी हैं, मान लीजिए लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का है, बुक की इंफॉर्मेशन रखी है, तो बुक टेबल के अंदर जो बुक की इंफॉर्मेशन है उसमें बुक आईडी एक इंफॉर्मेशन है। एक बुक के बारे में जब इंफॉर्मेशन रखेंगे, बुक का टाइटल, प्राइस, ऑथर नेम, पब्लिशर नेम, एडिशन वगैरह, तो साथ में आप बुक का कुछ आईडी भी एंटर करेंगे। जब भी आप इंसर्ट कर रहे हैं तो बुक का आईडी जब आप इंसर्ट करेंगे तो वो आईडी हमेशा क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। यानी दो बुक्स का आईडी कभी सेम नहीं होना चाहिए, वरना डेटा को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये भी हमने एक चेक पॉइंट बना लिया। तो ऐसे करके कई सारे चेक पॉइंट्स हम बनाएंगे जिससे कि ये तय हो सके कि हमारा डेटाबेस हमेशा प्योर है, कंप्लीट है। तो कंस्ट्रेंट्स यानी चेक पॉइंट्स डेटाबेस की इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए एक तरीका है। अब हम देखते हैं इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट फॉर्मली डेफिनेशन के हिसाब से क्या है। तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा क्या है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंग्लिश के वो टर्म्स हमें ठीक ठीक हमारे कॉन्सेप्ट में फिट नहीं बैठ पाते हैं। अभी अगर आपको समझ में आ गया तो देखिए ये बात आपको समझ में आएगी जो लिखी हुई है, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स प्रोवाइड अ वे ऑफ ensuring that changes made to the database by authorized users do not result in a loss of data consistency। तो जो बात मैंने अभी आपको समझाई लगभग वही बात यहां लिखी हुई है। तो इंटीग्रिटी का मतलब हुआ बी राइट एंड कंसिस्टेंट। अब थियोरेटिकली जब हम समझते हैं कि इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए जो कंस्ट्रेंट्स हम अप्लाई करेंगे, हम उनकी कुछ कैटेगरीज बना लेते हैं। यानी हम इंटीग्रिटी की कैटेगरी बना लेते हैं कि एक तो होती है डोमेन इंटीग्रिटी, ठीक है, एक होती है एंटिटी इंटीग्रिटी, एक होती है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, एक होती है फॉरेन की इंटीग्रिटी। यानी ये चार प्रकार की इंटीग्रिटीज होती हैं। तो जब आप टेबल्स बनाएंगे तब आप, या टेबल को अल्टर करेंगे तब आप लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो जो इंटीग्रिटी आपको मेंटेन करनी है वो इंटीग्रिटी ही चार कैटेगरी में डिवाइडेड है। अब इनका अर्थ क्या है, डोमेन इंटीग्रिटी, एंटिटी इंटीग्रिटी, इसका मतलब क्या है, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेन इंटीग्रिटी को। डोमेन इंटीग्रिटी मीन्स द डेफिनेशन ऑफ अ वैलिड सेट ऑफ वैल्यूज फॉर एन एट्रीब्यूट। ओके, हम इसको टेबल में समझते हैं। मान लीजिए ये एक टेबल, ठीक है, डेटाबेस के अंदर टेबल्स होती हैं। तो हम एक टेबल बनाते हैं। टेबल में होंगे कई सारे कॉलम्स, ठीक है। ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 ऐसे कॉलम्स हैं। तो डोमेन का मतलब है एक कॉलम। यहां पर डोमेन का मतलब आप सिंपल समझे, एक कॉलम से। तो एक एट्रीब्यूट यानी एक कॉलम कि क्या पॉसिबल वैल्यूज यहां हो सकती हैं। यानी जब मैं एक रो इंसर्ट करूंगा तो इस पर्टिकुलर कॉलम के लिए तो एक वैल्यू आएगी, फिर दूसरी रो इंसर्ट करूंगा तो फिर एक वैल्यू आएगी। तो अगर हम देखें तो जब बहुत सारी रोज इंसर्ट होती हैं तब जाके एक कॉलम में मल्टीपल वैल्यूज आती जाती हैं। तो ये जो एक कॉलम की बात मैं कर रहा हूं, इसमें क्या वैल्यूज परमिटेड है, क्या वैल्यूज यहां आ सकती हैं, दैट इज कॉल्ड डोमेन। डोमेन वो सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज हैं जो कि किसी एट्रीब्यूट या एक कॉलम में अलाउड है, दैट इज कॉल्ड डोमेन। तो डोमेन इंटीग्रिटी मीन्स द डेफिनेशन ऑफ अ वैलिड सेट ऑफ वैल्यूज फॉर एन एट्रीब्यूट। वैलिड सेट ऑफ वैल्यूज यानी क्या क्या वैल्यूज किसी कॉलम में हो सकती हैं, एट्रीब्यूट के लिए हो सकती हैं, वो कहलाता है डोमेन, ठीक है। जैसे मैं अगर ये कहना चाहता हूं कि ये जो कॉलम है इसमें केवल नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है, और फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि नंबर्स भी कैसे, पॉजिटिव नंबर्स ही आ सकते हैं। तो ये बोलना कि नंबर्स ही आ सकते हैं मतलब मैं डेटा किस प्रकार का इसमें स्टोर हो सकता है उसका टाइप स्पेसिफाई कर रहा हूं। और साथ में क्या स्पेसिफाई कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि नंबर ही आ सकते हैं
भी आ सकते हैं और वो भी पॉजिटिव नंबर्स ही आ सकते हैं। तो मैंने दो बातें बोली, एक तो मैंने डेटा का टाइप बताया कि डेटा जो है वो नंबर हो सकता है, और दूसरी बात मैंने ये बताया कि डेटा जो भी होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। तो इसका मतलब मैंने ये दो बातें बोली ना, और ये इस पर्टिकुलर कॉलम के लिए बोली। तो जितनी भी रोज इंसर्ट होंगी उससे जब भी इस कॉलम की वैल्यू आएगी उसका टाइप हमेशा नंबर होगा और उसमें वैल्यू हमेशा जीरो से ज़्यादा होगा। अब ये एक प्रकार का कंस्ट्रेंट है जो कि हम डोमेन लेवल पे लगाते हैं, यानी डोमेन इंटीग्रिटी के लिए। तो डोमेन इंटीग्रिटी कैसे कैसे हो सकती है? आप डेटा टाइप जब डिसाइड करते हैं किसी कॉलम का, तो आप एक प्रकार का रूल डिफाइन कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर कॉलम में इसी प्रकार की वैल्यू आ सकती है, स्ट्रिंग आ सकती है या फ्लोट वैल्यू आ सकती है वगैरह। साथ में आप ये भी बता देते हैं कि उस डेटा का साइज क्या होगा। आपने कहा कि जो नंबर आएगा वो 4 डिजिट से ज़्यादा का नहीं होगा, तो आप उसकी लेंथ भी स्पेसिफाई कर रहे हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि उस जगह पर नल वैल्यू अलाउड है या नहीं है। नल वैल्यू यानी यहाँ पर एक स्पेशल वैल्यू हमने रखी है विच इज कॉल्ड नल। नल ये इंडिकेट करती है कि इसके लिए डेटा नहीं है। नल मतलब नथिंग। और ये भी हम बता सकते हैं कि क्या एक कॉलम में जो वैल्यू आएंगी वो यूनिक होंगी, यानी कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती। क्या ऐसा चाहते हैं? ऐसा चाहते हैं तो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। आप ओकेजनली डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, यानी जब भी कोई नई रो इंसर्ट हो और इस कॉलम के लिए वैल्यू ना प्रोवाइड की जाए, मिसिंग हो इसकी वैल्यू, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने पहले कोई वैल्यू सेट कर दी है, वही वैल्यू यहाँ कंसिडर हो जाएगी और वो स्टोर हो जाएगी। तो जब भी नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है और इस कॉलम के लिए वैल्यू नहीं आ रही है, तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट होगी। रेंज ऑफ वैल्यूज़ भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, यानी एसक्यूएल के पास कोई तरीका होना चाहिए जिससे कि ये सारे काम हो सकें। तो हम बोलना चाहते हैं कि वैल्यू हमेशा ज़ीरो से बड़ी होगी, तो ये बोलने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे रेंज ऑफ वैल्यूज़ को स्पेसिफाई करना होगा। तो ये अलग अलग तरीके हैं जो कि आप टेबल को नॉर्मली क्रिएट करते वक्त सेट कर देते हो, तो हम डोमेन लेवल इंटीग्रिटी को मेंटेन रख पाते हैं। अगली है एंटिटी इंटीग्रिटी। एंटिटी का मतलब हो गया पूरी टेबल। तो पूरी टेबल पर कोई कंस्ट्रेंट हम अप्लाई कर रहे हैं तो वो इंटीग्रिटी एंटिटी इंटीग्रिटी कहलाता है। इसमें हम निश्चित तौर पे एक ऐसे एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं जो की एट्रीब्यूट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टेबल में कई सारे बुक्स के रिकॉर्ड्स हैं, सपोज करिए देयर इज अ टेबल और इस टेबल के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। ये टेबल में बुक्स के रिकॉर्ड्स हैं, तो लेट्स से बुक्स। तो यहाँ पर हो सकता है बुक का टाइटल हो सकता है बुक के ऑथर का नाम हो सकता है प्राइस की इंफॉर्मेशन हो। तो ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें हो सकती है। अब जब कोई रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट होता है तो कुछ टाइटल आएगा, कुछ ऑथर का नाम होगा, कुछ प्राइस होगा। इसी प्रकार से कई सारी रोज इसके अंदर इंसर्टेड है। हो सकता है कि दो बुक्स का टाइटल सेम हो जाए, या हो सकता है कि दो ऑथर्स का नाम सेम हो जाए, या हो सकता है कि दो प्राइस सेम हो जाए, और ये भी हो सकता है कि ये हूबहू दो रिकॉर्ड एग्जैक्टली सेम हो जाए, यानी वही टाइटल, वही ऑथर, वही प्राइस। क्योंकि हो सकता है लाइब्रेरी में एक ही बुक की मल्टीपल कॉपीज हों, तो ऐसे में हम किसी पर्टिकुलर बुक को एक रिकॉर्ड से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और दूसरी बुक को दूसरे रिकॉर्ड से। तो मान लीजिए कोई एक बुक है लाइब्रेरी के अंदर, कुछ टाइटल है उसका, कुछ प्राइस है, कुछ ऑथर का नाम है। इसी बुक की कई सारी कॉपीज लाइब्रेरी में है, पर एक्चुअल में ये बुक्स हैं तो अलग अलग। तो हम ये चाहते हैं कि इस पहली वाली बुक को ये पहला वाला रिकॉर्ड रिप्रेजेंट करे, दूसरी वाली बुक को ये दूसरा रिकॉर्ड रिप्रेजेंट करे, और तीसरी वाली बुक को तीसरा वाला रिकॉर्ड। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इस वाली बुक को रिप्रेजेंट करने वाले रिकॉर्ड में कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है, मान लीजिए इसको डिलीट करना है या कुछ भी, तो मैं इस पर्टिकुलर बुक को रिप्रेजेंट करने वाले रिकॉर्ड को यहाँ आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ कि ये पहला वाला रिकॉर्ड इसका है कि दूसरा वाला रिकॉर्ड इसका है कि तीसरा वाला रिकॉर्ड इसका है, क्योंकि तीनों में वैल्यूज एग्जैक्टली सेम होने की वजह से आप उसमें फर्क नहीं कर पा रहे हो।
तो पूरे टेबल में क्या कोई ऐसी की इंफॉर्मेशन रखी है जिससे हम दो रिकॉर्ड्स में अंतर कर सकें? क्या वो की इंफॉर्मेशन टाइटल हो सकती है? नहीं, क्योंकि टाइटल सेम हो सकते हैं। क्या वो ऑथर का नाम हो सकता है? नहीं, ऑथर का नाम भी सेम हो सकता है। क्या वो प्राइस हो सकती है? नहीं। तो हमने एक नया कॉलम यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट इज बुक आईडी। ठीक है, बुक आईडी। तो बुक आईडी 1 2 3, तो सभी का बुक आईडी डिफरेंट है, और यही बुक आईडी हमने इन बुक्स पे भी लिख दिया है। तो अब दो रिकॉर्ड्स में अंतर करने के लिए हमारे पास एक कॉलम है, एक एट्रीब्यूट है, एक की एट्रीब्यूट है। ये की एट्रीब्यूट है बुक आईडी। किसी भी टेबल में वो एट्रीब्यूट जिसकी मदद से रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके, उनमें अंतर किया जा सके, वो एट्रीब्यूट प्राइमरी की होगा, यानी सबसे इंपॉर्टेंट की इन्हीं इंफॉर्मेशंस को बोल रहे हैं, इन्हीं एट्रीब्यूट्स को बोल रहे हैं। लेकिन ये जो की है ये प्राइमरी की है, और ये पूरे टेबल के लिए है। पूरे टेबल में ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी। मतलब इसका मकसद पूरी रो से जुड़ा हुआ है, पूरे टेबल से जुड़ा हुआ है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं एंटिटी लेवल इंटीग्रिटी, एंटिटी लेवल कंस्ट्रेंट। द एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट स्टेट्स दैट प्राइमरी कीज कांट बी नल। तो ये कंस्ट्रेंट ये कहता है कि प्राइमरी की जो है इसमें कभी नल वैल्यू नहीं आ सकती, क्योंकि नल वैल्यू आएगी तो फिर यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। There must be a proper value in the primary key field. This is because the primary key value is used to identify individual rows in a table. तो प्राइमरी की बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला इंटीग्रिटी है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, दो टेबल्स के बीच में अगर कुछ कॉमन है, कुछ डेटा में रिलेशन है, तो वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के द्वारा ही साबित होगा। जैसे मैं यहाँ पर एक नया एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक अकाउंट नाम की टेबल है। अकाउंट टेबल के अंदर क्या कॉलम्स हो सकते हैं? अकाउंट नंबर, ठीक है। इसके अलावा अकाउंट का बैलेंस, ठीक है। अकाउंट ओपनिंग डेट और इस तरीके से कई सारे। तो इस प्रकार से एक अकाउंट नाम की टेबल है जो बैंक में अकाउंट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अकाउंट नंबर 1 है, कुछ बैलेंस है, ओपनिंग डेट है, अकाउंट होल्डर का नाम भी हो सकता है और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है। अकाउंट नंबर 2 है, ठीक है, अकाउंट नंबर 3 है, एंड सो ऑन। अब एक दूसरी टेबल है, ठीक है, इसका नाम है ट्रांजैक्शन। अब जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे आपने अपने अकाउंट में से कुछ रुपए निकाले, तो आपने क्या ट्रांजैक्शन किया? आपने विड्रॉ किया, जो भी अमाउंट है आपने विड्रॉ ऑपरेशन परफॉर्म किया है, या आपने डिपॉजिट किया है। तो आपने बैलेंस को अपडेट करा हो सकता है, आपने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया है किसी पर्टिकुलर अकाउंट पे किया है। यानी आपका अकाउंट अगर अकाउंट नंबर 1 है, तो आप कहते हो कि आपने अकाउंट नंबर 1 में से इतने रुपए निकाले, तो नया बैलेंस इतना हो गया। तो ट्रांजैक्शन की कुछ डेट होगी, ठीक है, कुछ टाइम होगा, और टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन होगा, जैसे कि डिपॉजिट या विड्रॉल, ठीक है ना, क्रेडिट या डेबिट। इस तरीके से आपने कब किया, कितने बजे किया, है ना, किस टाइप का ट्रांजैक्शन किया, ये इंफॉर्मेशन इसमें है। और साथ में एक और चीज़ है अकाउंट नंबर। तो अकाउंट नंबर 1 पे ट्रांजैक्शन हुआ, अकाउंट नंबर 1 पे एक बार और ट्रांजैक्शन हुआ, अकाउंट नंबर 2 पे ट्रांजैक्शन हुआ, अकाउंट नंबर 1 पे फिर ट्रांजैक्शन हुआ। अब ऐसा भी तो हो सकता है अकाउंट नंबर 1 पे जो फिर से ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें सेम डेट को, सेम टाइम को ही 2 ट्रांजैक्शन हो गए, और सेम टाइप का ट्रांजैक्शन हो गया। तो 2 रिकॉर्ड्स एग्जैक्टली सेम हो सकते हैं, हालांकि टाइम में थोड़ा बहुत अंतर होगा, लेकिन हम मान लेते हैं कि टाइम भी सेम हो सकता है। तो ट्रांजैक्शन आईडी भी
एक कॉलम होना चाहिए, ट्रांजैक्शन आईडी भी एक कॉलम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन आईडी 1 2 3, तो ये यहाँ पर प्राइमरी की हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये प्राइमरी की है। लेकिन अकाउंट नंबर यहाँ क्या है, ये यहाँ पर है फॉरेन की, ठीक है। इसका मतलब जो किसी टेबल में प्राइमरी की था वो इस टेबल में फॉरेन की है, ठीक है। ये अकाउंट नंबर ये एक्चुअल में इस ट्रांजैक्शन टेबल का कॉलम जरूर है, लेकिन ओरिजिनली ये कॉलम किसी और टेबल का है। तो ये रेफर कर रहा है, ये रेफर कर रहा है कि मैं तो भाई अकाउंट टेबल का कॉलम हूं, तो इसीलिए ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कहलाएगा। मतलब ये जो रेफरेंस हो रहा है ना, दिस इज कॉल्ड रेफरेंस, ठीक है। तो अकाउंट नंबर रेफर कर रहा है, अकाउंट नंबर वैसे तो कॉलम है ट्रांजैक्शन टेबल का, लेकिन रेफर कर रहा है अकाउंट टेबल को कि मैं अकाउंट टेबल का हूं, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, फॉरेन की, क्योंकि ये ओरिजिनली किसी और कॉलम की प्राइमरी की है। पर इसी के कारण ये दोनों टेबल्स में आपस में कनेक्शन है, क्योंकि इसी से तो पता चल पा रहा है कि ये ट्रांजैक्शन किस अकाउंट के लिए हो रहा है, उस अकाउंट में कितना बैलेंस था। So the referential integrity constraint is specified between two tables and it is used to maintain the consistency among rows between the two tables. अच्छा, अब इससे जुड़े कुछ रूल्स हैं जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के अंतर्गत आते हैं। रूल नंबर 1, यू कांट डिलीट अ रिकॉर्ड फ्रॉम अ प्राइमरी टेबल इफ मैचिंग रिकॉर्ड्स एग्जिस्टेड इन रिलेटेड टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट। आप प्राइमरी टेबल, ये प्राइमरी टेबल हो गई आपकी, कौन सी, अकाउंट टेबल जो है वो प्राइमरी टेबल जबकि ये ट्रांजैक्शन जो है वो सेकेंडरी टेबल हो गई, सेकेंडरी टेबल। तो प्राइमरी टेबल में से आप कोई रिकॉर्ड जैसे डिलीट करना चाहते हैं, कौन सा वाला, मान लीजिए फर्स्ट वाला डिलीट करना चाहते हैं, आप तब तक इसको डिलीट नहीं कर सकते जब तक कि इसकी कोई एंट्री सेकेंडरी टेबल में एग्जिस्ट कर रही है। देखिए सेकेंडरी टेबल में अकाउंट नंबर 1 लिखा हुआ है, कई सारी रोज में लिखा है, जब तक यहाँ मौजूद है तब तक आप इसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो यू कांट डिलीट अ रिकॉर्ड फ्रॉम प्राइमरी टेबल इफ मैचिंग रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन रिलेटेड टेबल। दूसरा रूल है, यू कांट चेंज अ प्राइमरी की वैल्यू इन प्राइमरी टेबल इफ दैट रिकॉर्ड हैज रिलेटेड रिकॉर्ड्स। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं प्राइमरी की चेंज करता हूँ, 1 से मैं इसको 4 करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि प्राइमरी की वैल्यू 1 की बजाय 4 हो जाए। हाँ, इस टेबल में 4 किसी और रिकॉर्ड में अकाउंट नंबर नहीं है, इसका मतलब देखा जाए तो ये 4 हो सकता है, क्योंकि प्राइमरी की शर्त क्या है कि वो यूनिक होना चाहिए और नल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हर रो के लिए अकाउंट नंबर की वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए। तो अकाउंट नंबर की वैल्यू 1 2 3 है, यहाँ पे 4 तो नहीं है, तो अगर मैं इसको 1 को चेंज करके 4 करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। लेकिन क्योंकि ये दूसरे टेबल में रेफरेंस है, इसका अकाउंट नंबर दूसरी जगह पर भी है और वहाँ पे तो 1 लिखा हुआ, तो अकेला अगर मैं इसको 4 कर दूंगा 1 की जगह और यहाँ पे 1 ही लिखा रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फिर ये रिलेशन ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अकाउंट नंबर 1 पे ट्रांजैक्शन हुए हैं, अकाउंट नंबर 1 कब ओपन हुआ था ये मुझे पता करना है, तो अकाउंट नंबर 1 की तो एंट्री अकाउंट टेबल में मिलेगी नहीं, क्योंकि उसका मैंने नंबर 1 से 4 कर दिया है। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर इसकी एंट्री, अगर ट्रांजैक्शन टेबल में अकाउंट नंबर 1 की कोई एंट्री होती ही नहीं तो मैं यहाँ कर सकता था चेंजेस। यू कांट एंटर, तीसरा वाला रूल, you can't enter a value in the foreign key field of the related table that does not exist in the primary key of the primary table। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक और ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन का आईडी हो जाता है 5 और अकाउंट नंबर में लिख देता हूँ 5। सोचिए ऐसा कोई अकाउंट नहीं है जिसका अकाउंट नंबर 5 हो, पर मैंने यहाँ ट्रांजैक्शन टेबल में अकाउंट नंबर लिख दिया 5, तो ये गलत हो गया, क्योंकि ये किसी भी अकाउंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इसीलिए आप ट्रांजैक्शन टेबल में अकाउंट नंबर की वैल्यू वही रख सकते हैं जो प्राइमरी टेबल में अकाउंट नंबर की वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। फोर्थ रूल है, हाउएवर
You can enter a null value in the foreign key specifying that the record are unrelated. कई बार हम ऐसा कर सकते हैं कि ट्रांजैक्शन टेबल में जो फॉरेन की है अकाउंट नंबर वहाँ नल वैल्यू लिखते हैं। इस एग्जाम्पल में वो सूट नहीं करेगा, लेकिन कई दूसरे एग्जाम्पल में वो सूट कर सकता है। तो हम यहाँ पे नल वैल्यू अलाउ करते हैं, जबकि यहाँ पर प्राइमरी की में जहाँ अकाउंट नंबर है प्राइमरी की प्राइमरी टेबल में वहाँ नल वैल्यू अलाउड नहीं है। तो नल यहाँ पर फॉरेन की में हम लिख सकते हैं। आखिरी इंटीग्रिटी हमको पढ़ना है फॉरेन की इंटीग्रिटी। देयर आर टू फॉरेन की इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, यानी ये इंटीग्रिटी भी प्राइमरी टेबल और सेकेंडरी टेबल और ये फॉरेन की के कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई है। फॉरेन की इंटीग्रिटी क्या है? दो तरह की हैं, कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स, कैस्केड डिलीट रिलेटेड रोज। तो पहला वाला देखें, कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स। एनी टाइम you change the primary key of a row in the primary table, the foreign key values are updated in the matching rows in the related table. अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर प्राइमरी टेबल में मैं अकाउंट नंबर जो कि 1 है उसको चेंज करके क्या कर दूं, 4 कर दूं। सपोज करिए इसको मैंने चेंज करके क्या कर दिया, 4 कर दिया। तो फॉरेन की कंस्ट्रेंट क्या कहलाता है, फॉरेन की इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या कहलाता है कि हम ट्रांजैक्शन टेबल में भी जहां जहां अकाउंट नंबर 1 था उसको अगर 4 कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर ऐसा कर देंगे तो क्या कर देंगे, अगर प्राइमरी टेबल में प्राइमरी की वैल्यू चेंज करते हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज रेफरेंस्ड टेबल में जो भी अकाउंट नंबर 1 था वो चेंज करके 4 कर दिया, वो भी चेंज कर दिया, तो फिर वो इंटीग्रिटी मेंटेन्ड है। मेंटेन कब नहीं होती, जब यहाँ पे आपने प्राइमरी टेबल में चेंज कर दिया लेकिन सेकेंडरी टेबल में चेंज नहीं हुआ, तो फिर गड़बड़ होती है। दोनों जगह चेंज कर दिया तो ठीक है। अब देखा जाए तो ये हमने अभी जो रूल नंबर 2 पढ़ा था पिछले स्लाइड्स पे, वो उसी को ओवर रूल कर रहा है। फिर है कैस्केड डिलीट रिलेटेड रोज। एनी टाइम यू डिलीट अ रो इन द प्राइमरी टेबल, द मैचिंग रोज आर ऑटोमेटिकली डिलीटेड इन द रिलेटेड टेबल। अब मैं अगर ऐसा अप्लाई करना चाहता हूं कि अगर ये जो पहली वाली रो है प्राइमरी टेबल में से उसको डिलीट करो अकाउंट नंबर 4 के लिए, तो जैसे ही मैं इसको डिलीट करूं वैसे ही ट्रांजैक्शन टेबल में भी वो सारे रोज डिलीट हो जाएं जिसमें अकाउंट नंबर 4 था, ताकि उसकी एंट्रीज टोटली रिमूव हो जाएं। अगर मैं ऐसा करना चाहता हूं तो मुझे इस कंस्ट्रेंट को अप्लाई करना होगा, कैस्केड डिलीट रिलेटेड रोज। यानी प्राइमरी टेबल से एक रो डिलीट करते हैं तो उससे रिलेटेड जितनी रोज सेकेंडरी टेबल में थी वो सारी भी डिलीट होनी चाहिए, और ये हमारे रूल नंबर 1 को ओवर रूल करता है। आई होप आपको इंटीग्रिटी का मतलब समझ में आया होगा, कंस्ट्रेंट का मतलब समझ में आया होगा, और एक जनरलाइज्ड वे में डीबीएमएस में इसकी थ्योरी समझ में आई होगी। अब आप कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं तरह तरह से हम इन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मेरी एक वेबसाइट है www.mysurgy.com। इस वेबसाइट को आप ज़रूर से विजिट करें। इस वेबसाइट पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप वीडियो लेक्चर्स के थ्रू एक सीक्वेंस में उस कोर्स को देख सकते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आप C++, जावा, PHP जैसे कोर्सेज कर सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशन वीडियोस अवेलेबल हैं। यहाँ पे वीडियोस के फॉर्मेट में भी है और वीडियोस का कंटेंट हिंदी में है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और साथ में आपको टेक्स्ट के फॉर्म में भी नोट्स मिलते हैं। तो काफ़ी कुछ स्टफ़ है इसमें, कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड स्टफ़ है। तो आपको हो सकता है कि ये साइट बहुत काम की लगे, और अगर आपको लगे कि ये बहुत काम की है तो आप प्लीज़ इसको शेयर भी करिए, ताकि बहुत सारे दूसरे लोग जिनको इसकी ज़रूरत है उन तक ये वेबसाइट पहुंच सके। आपको सिर्फ करना ही है कि अपने फेसबुक वॉल पे इसको पोस्ट करना है, या व्हाट्सएप के थ्रू आप इसको सेंड कर सकते हैं अपने ग्रुप्स में। थैंक यू।